कौन से मोमेंट पे उसको डुबकी लेनी चाहिए या जंप लेनी चाहिए, ये सोचने का जो दिमाग उसके पास है, ब्रिलियंट है, इंटेलिजेंट कबड्डी खेलता है, ऐसा मैं बोलूँगा। इस बार मुझे लगता है कि अनूप ने पूरी सोच समझ के टीम कॉन्फ़िगरेट की है, बहुत बढ़िया सेटअप जमाया है। अभी नेक्स्ट चैलेंज ये है कि उनके इंस्ट्रक्शंस जो है वो अपने प्लेयर से फॉलो करवा लेना। बहुत ऐसे कम कोच है प्रो कबड्डी की हिस्ट्री में कि उन्होंने 2 अलग अलग फ्रेंचाइजीज को ट्रॉफी दिलाई है, मतलब उनके कोचिंग के अंडर। नमस्कार, वेरी गुड डे। एक नए दिन की शुरुआत और एक नए सिरे से बात कबड्डी की। मैं सिद्धार्थ पांडे हाजिर हूँ कबड्डी की बेहद बारीक जानकारी रखने वाले 2 फॉर्मर इंटरनेशनल्स, हमारे इन हाउस एक्सपर्ट्स राजू भवसर जी और गौतमी अरोस्कर के साथ। राजू सर, बीते 11 साल में कितने ही स्टार हमने इस मैट पर बनते देखे, कितने ही स्टार हमने इस मैट पर उभरते देखे। उनके कारनामों ने हमें उनके जादू में जकड़ लिया। लेकिन ये सवाल आप दोनों से है, कौन सा वो एक प्लेयर है जो प्रो कबड्डी की बात छिड़ते ही खुद ब खुद जहन में हमारे चले आता है? राजू सर। ऑफ कोर्स, एज फार एज प्रो कबड्डी इज कंसर्न, एक ही नाम सामने आता है। मैं उसको रिकॉर्ड ब्रेकर बोलूं या रिकॉर्ड मेकर बोलूं, प्रदीप नरवाल। गौतमी। प्रदीप नरवाल, इस पर कोई बहस हो भी नहीं सकती। प्रदीप नरवाल की डुबकी, उनके कोर्ट की तरफ, अपने कोर्ट की तरफ आप कह सकते हैं बेजोड़ वापसी, कमाल का कोर्ट इंटेलिजेंस, मैट इंटेलिजेंस आप कह सकते हैं। बहुत ही समझदार खिलाड़ी तो है ही। उनके फुटवर्क की अगर आप बात कर ले, उनके स्किल्स की अगर आप बात कर ले, मगर हमारे 2 एक्सपर्ट्स जो हमारे साथ हैं, मैं उनसे पूछना चाहूँगा। राजू सर, प्रदीप नरवाल की अगर हम बात करते हैं तो अगर मैं सीधा सवाल आपसे पूछूं कि क्या वजह है कि आपके जहन में, जब मैंने पूछा कि 11 सीजन जो बीते हैं, प्रदीप नरवाल आपके जहन में सबसे पहले आया, वो क्यों आया, ये नाम क्यों आया? बेसिकली 2 रीजन है। एक तो हाईएस्ट रेड पॉइंट स्कोरर है, सबसे ज्यादा रेड पॉइंट उसने स्कोर किए। स्किल्स सभी रेडर्स के पास होते हैं, वो स्किल का कब उपयोग करना चाहिए, कौन सा राइट मोमेंट है। उसके पास जंप का स्किल है, उसके पास डुबकी, ये 2 बहुत ही बढ़िया स्किल्स है। लेकिन वो कब यूज करने चाहिए, कौन से मोमेंट पे उसको डुबकी लेनी चाहिए या जंप लेनी चाहिए, ये सोचने का जो दिमाग उसके पास है, ब्रिलियंट है, इंटेलिजेंट कबड्डी खेलता है, ऐसा मैं बोलूंगा। क्योंकि देखो, ज्यादा स्ट्रगल में नहीं जाता है, सेफ बाहर निकल के आता है, तो बहुत प्यारा खिलाड़ी लगता है मुझे वो। गौतमी, अगर आपसे पूछूं मैं, एक बात हम अक्सर सुना करते थे, एक रेडर अकेले सामने वाले टीम को अकेले ही आउट कर दे, अपने हाफ में वापस आ जाए। ये बात हम सुनते थे, मगर नामुमकिन सी लगती थी। इस नामुमकिन को मुमकिन करने वाला खिलाड़ी था प्रदीप नरवाल। उस रेड के हवाले से क्या यादें हैं आपकी और कैसे याद करते हैं आप प्रदीप नरवाल को? एक रेडर को एक सिक्स सेंस होता है एस्केप का, या कब किसे टच करना है, कब कौन सी मूव लेनी है। जब वो एक रेड वाली आप बात करेंगे तो उसमें साफ दिखाई देगा कि उसने पहले डुबकी की ट्राई की और फिर उसे पता लगा कि मैं डुबकी मार के नहीं जा सकता, उसने खुद को थोड़ा साइड में किया और फिर एस्केप किया। मतलब जनरली हमारे सामने जब कुछ आता है अचानक से तो हम आंखें बंद कर लेते हैं, पर उस सिचुएशन में आंखें खुली रख के, दिमाग तेज रख के उसने एस्केप कर दिया। तो ये जो सिक्स सेंस है, ये गॉड गिफ्टेड होता है, ये किसी प्रैक्टिस से या ऐसे नहीं आता, ये नेचुरली बिल्ड होता है, जो प्रदीप में दिखने मिल रहा है, और इसीलिए ये स्किल उसका उसे खास बनाता है। सिद्धार्थ, मैं ये बोलना चाहता हूँ, जो रेड की बात की है गौतमी ने, वो रेड तो आंखों के सामने से जाता ही नहीं है। इतना ब्रिलियंट एंटिसिपेशन था उसका कि कहाँ से मेरे को जगह मिलेगी मिड लाइन की तरफ जाने के लिए। जब उसने आगे वाले कवर को, मतलब डुबकी से निकल गया, देखा कि पीछे से कवर आ रहा है, मतलब कॉर्नर आ रहे हैं, दोनों कॉर्नर्स और कॉर्नर का सपोर्टर, तो उसने वो गैप क्रिएट की, देखा और
मतलब अमेजिंग है वो एक रेड। तो मैं सोचता हूँ आज तक के प्रो कबड्डी की हिस्ट्री में एक यादगार रेड है। सबसे सफल टीम प्रो कबड्डी लीग के इतिहास में है पटना पायरेट्स, कोई शक है नहीं। सबसे ज्यादा टाइटल्स जीते हैं उन्होंने, और जो गोल्डन डेज थे पटना पायरेट्स के, उन सीजन्स में जब वो जीते थे, तो सबसे बड़ा योगदान अगर किसी खिलाड़ी का था या किसी खिलाड़ी को उस टीम के साथ हम जोड़ा करते थे तो वो थे प्रदीप नरवाल। उन गोल्डन डेज के बारे में और प्रदीप नरवाल के योगदान के बारे में एक कमेंट आपसे जरूर लेंगे हम। जब वो पटना पायरेट्स में आ गया तो वहां के कोच ने, शायद मुझे लगता है कि राम मेहर उस टाइम पे कोच था, उसने उसको फुल मतलब ओपनिंग दिया, फुल मतलब अपने मन से खेलो, जो करना है वो करो, उस टाइप का दिया। लेकिन वो करने के साथ ही उसको एक अच्छा बैकअप मिला डिफेंस का, क्योंकि उनका डिफेंस हमेशा से अच्छा रहा है। सर्विसेज के प्लेयर लिए, क्योंकि राम मेहर सर्विसेज का कोच है, तो उसने सर्विसेज के जो बाहर ज्यादा खेलते हुए दिखाई नहीं देते लेकिन टॉप डिफेंडर्स है, उनको अपने टीम में सिलेक्ट किया था। और दूसरी बात यह है कि उसको जो सपोर्ट रेडर्स थे, उसको टाइम टू टाइम इतने अच्छे सपोर्ट रेडर्स मिले। रोहित कुमार मिला, एक बार मोनू गोयत मिला, नितिन तोमर मिला। तो ये प्लेयर्स का भी बहुत बड़ा योगदान है प्रदीप नरवाल को सक्सेस करना। ऐसे हो नहीं सकता कि हम पटना पायरेट्स की बात करें और उन 3 सीजन्स का जहां पर वो चैंपियन बने थे, उन 3 सीजन के बारे में ना बात करें या जिक्र ना करें। आपका क्या कहना है उन 3 सीजन्स में जब पटना पायरेट्स एक तरीके से राज कर रहे थे प्रो कबड्डी लीग की दुनिया में? क्या यादें हैं आपकी उन 3 सीजन्स को लेकर? जैसे कि मैं याद करती हूँ सीजन 3, 4, 5 को, ऐसे ही नहीं वो एकाएक वो सीट पे चल गए। सीजन 3 में फाइनल में बुल्स के साथ एकदम कांटे की टकराव हुई थी उनकी, और तब पटना के कोच संजीव कुमार थे और मेन लीडर करके रोहित खेला था। और मजे की बात यह है कि मनप्रीत सिंह जो कि आज बहुत बढ़िया अग्रेसिव कोच है, तब वो पटना की टीम से खेलते हुए दिखाई दिए थे। उस फाइनल में उन्होंने बुल्स को कड़ी टकराव के साथ मैच तो जीत लिया, फाइनल उठाया, लेकिन वो इतना सेटिस्फैक्टरी नहीं होता, क्योंकि बाद के जो 2 सीजन से उन्होंने उसमें राज करना शुरू किया। मतलब सीजन 3 का जो कॉन्फिडेंस है वो बिल्ड करके सीजन 4 में गए, लेकिन सीजन 4 में उनके साथ में उनका जो मेन लीडर था रोहित, वो नहीं था, लेकिन एक नया सितारा ढूंढा उन्होंने, वो था प्रदीप नरवाल। प्रदीप के साथ में शर्लाटन भी था, जो एक एक्सपीरियंस लेके आया था, और प्रदीप को प्रॉपर गाइड करने का काम कब किया उसने, तो डिफेंस और ऑफेंस दोनों में एक अच्छा कॉम्बिनेशन बना के सीजन 4 पटना ने जयपुर पिंक पैंथर के साथ निकाला। सीजन 5 की बात करें तो पटना गुजरात के साथ खेली और पूरा वन साइड मैच हुआ था। उसमें अगर बात करें कि प्रदीप नरवाल की खासियत उसमें थी कि ऑल आउट देने को जब आगे थे, 3 प्लेयर्स जब गुजरात के खेमे में थे, 2 बार एक ही रेड में 5 पॉइंट लेके सुपड़ा साफ कर दिया गुजरात का। तो पूरा मैच वन साइड करने का काम वो सीजन में प्रदीप ने कर दिया, और तब पटना एक किंग की तरह फाइनल जीती थी। राजू सर, आपके पास आते हैं, सीजन 11 कैसे देखते हैं आप पटना पायरेट्स को लेकर? सीजन 11 काफी नए चेहरे लेके आया थे। रेडू कोच थे उनके, जो सर्विसेज के हैं, और जैसे हमने कल भी बात की थी, रेडू एक ऐसे कोच है कि जो अननोन प्लेयर्स पे ज्यादा भरोसा करते हैं, यंग प्लेयर्स को लेके आते हैं। और लास्ट मतलब सीजन 11 में भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि वो फाइनल तक पहुंचेंगे, लेकिन जिस तरह से डिफेंस का सेटअप हो जाता है और 1-2 रेडर भी उनको अगर पॉइंट स्कोर करके देते हैं, थोड़ा सा लीड निकाल के देते हैं, तो उनका मतलब जो स्टेबल डिफेंस है वो उनको फिर आगे लेके चलता है। आपके हिसाब से स्टार्टिंग 7 पटना पायरेट्स की किस तरह से होगी? स्टार्टिंग 7 इस बार पटना की बहुत सोच समझ के बनाई गई है। टीम के कॉम्पोजिशन से पता चलता है, देखा जाए तो लेफ्ट कवर और राइट कॉर्नर का जो कॉम्बिनेशन है पूरा पुणे से उठाया है, संकेत सावंत और सोमबीर को।
फिर दूसरा जो कॉम्बिनेशन है राइट कवर और लेफ्ट कॉर्नर का, उसमें दीपक और अंकित जगलान, ये दो तगड़े डिफेंडर खेलेंगे। तो ओवरऑल डिफेंस मजबूत लग रहा है। यही नहीं, जो सब्स्टिट्यूट्स है डिफेंस में वो भी बहुत बढ़िया प्लेयर्स चुने हैं। यहाँ पे अगर लेफ्ट कवर में देखें तो सौरभ नांदाल एक सब्स्टिट्यूशन है, जो भी खुद एक बढ़िया डिफेंडर है। और अगर राइट कॉर्नर में देखें तो आमिर गुरबानी, ईरानियन डिफेंडर उन्होंने रखा है कि ये एक बढ़िया सब्स्टिट्यूशन है। सोमबीर गुलिया भी है, तो इनमें चॉइस है कोच के लिए कौन सा रेडर उनके सामने खेल रहा है उस हिसाब से। फिर लेफ्ट कॉर्नर में तो अंकित जगलान एक बहुत बढ़िया डिफेंडर है, जो पिछले कुछ सीज़न से बहुत बढ़िया परफॉर्म कर रहा है। और मेरे हिसाब से प्रो कबड्डी में अगर हम रैंकिंग दें लेफ्ट कॉर्नर के प्लेस में, तो फर्स्ट दो अगर शादलू और सुमित दोनों को छोड़ के कोई नाम सामने आता है तो अंकित जगलान का है। रेडर्स में देखें तो अयान है, सुधाकर है और मनिंदर है। तो अयान को गाइड करने के लिए एक एक्सपीरियंस्ड मनिंदर वहाँ पे होगा। और यही नहीं, अंकित राणा भी है अगर पूरा यंग फोर्स खिलाना अगर कोच चाहे तो स्टार्टिंग 7 तो एकदम बढ़िया मुझे लग रही है। लाइक विनिंग कॉम्बिनेशंस, डेडली कॉम्बिनेशंस डिफेंस में सामने वाले रेडर्स के लिए हो सकता है ये। जी हाँ, ये थी हमारे दोनों एक्सपर्ट्स की राय स्टार्टिंग 7 पर। उसी के साथ चलते हैं कोचेस कॉर्नर में। और राजू सर, आपके पास मैं आता हूँ, किस रोल में आप इस साल कोच अनूप कुमार को देखते हैं पटना पायरेट्स के साथ? अनूप कुमार बाय हिमसेल्फ एक बहुत ही अच्छा प्लेयर था, सुलझा हुआ था, टीम को कैसे हैंडल करना है अच्छी तरह से जानता था। बट अनफॉर्चुनेटली एज अ कोच वो उतना कन्वर्ट नहीं कर पाया है। इसके पहले जो स्टिंट किया उन्होंने पुनेरी पल्टन के साथ, लेकिन उतनी जो पकड़ ग्राउंड के अंदर में थी उनकी सिचुएशंस पे या प्लेयर्स पे, वो ग्राउंड के बाहर रह के उनसे नहीं हो रहा है। होपफुली अब इस वक्त उनके पास इस सीजन के लिए रेडिंग और डिफेंस दोनों भी अच्छे सिचुएशन में लग रहे हैं, तो उनको एक वो कॉन्फिडेंस आ जाएगा और उसमें से मतलब उनको समझ में आ जाएगा कि किस तरह से टीम को विक्ट्री की तरफ लेके जाना है। गौतमी, आप स्वयं प्लेयर से कोच बने हैं, तो आपसे ये पूछना बनता है कि जब एक बहुत बड़ा प्लेयर अनूप कुमार जैसा प्लेयर से कोच बनता है तो किस तरीके के चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है हमें? कोच और एक बहुत बढ़िया प्लेयर होना और उससे खुद को कोच में कन्वर्ट करना बहुत चैलेंजिंग है। एज अ प्लेयर इस बार मुझे लगता है कि अनूप ने पूरी सोच समझ के टीम कॉन्फ़िगरेट की है, बहुत बढ़िया सेटअप जमाया है। अभी नेक्स्ट चैलेंज ये है कि उनके इंस्ट्रक्शंस जो है वो अपने प्लेयर से फॉलो करवा लेना। इसीलिए जो कम्युनिकेशन सिस्टम है उसमें काम करना पड़ेगा। और मुझे पता है कि अनूप इतने सुलझे हुए हैं और सॉर्टेड प्लेयर रह चुके हैं कि इस एंगल में भी वो उतना ही अच्छा काम कर दिखाएंगे इस सीज़न में। हालांकि चैलेंजेस हैं उनके सामने। आगे बढ़ते हैं और ऐसे ही एक खिलाड़ी के बारे में, एक सुपरस्टार के बारे में बात करते हैं, जिनकी भी पहचान या पहली पहचान एक टीम के साथ बनी, जिनके साथ पहला खिताब उन्होंने जिताया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं पवन सहरावत और बेंगलुरु बुल्स की। राजू साहब, बहुत बड़ा नाम प्रो कबड्डी लीग के इतिहास में पवन सहरावत, इनके करियर को कैसे देखते हैं आप? अब तो पवन बेंगलुरु बुल्स के साथ नहीं है, लेकिन जब वो बेंगलुरु बुल्स में थे उन्होंने अपना परफॉर्मेंस टॉप देके टूर्नामेंट जिता के दी थी। क्योंकि मैं जानता हूँ इस टीम को सीजन 1 से रणधीर शेरावत इसके कोच रहे हैं टिल सीजन 11 तक। उन्होंने काफी सारे प्लेयर्स में स्ट्रेटेजीज में चेंज किए, नए प्लेयर्स लाए, पुराने प्लेयर्स थे, मंजीत चिल्लर था, अजय ठाकुर था, मतलब काफी सारे चेंजेस करके भी उनको फाइनल तक पहुंचे, लेकिन फाइनल जीत नहीं पाए थे, जो उनको पवन सहरावत ने सिंगल हैंडेडली करके दिया था। तो पवन सहरावत का बेंगलुरु बुल्स की हिस्ट्री में तो नाम पक्का हो गया, लेकिन
ओवरऑल अगर बेंगलुरु बुल्स की जर्नी देखें तो कंसिस्टेंट रहे हैं। इसका कारण ये भी हो सकता है कि एक ही टीम है जिन्होंने सीजन 1 से लेके सीजन 11 तक अपना कोच बदला नहीं, एक ही कोच रखा। अनफॉर्चुनेटली थोड़ा ग्राफ नीचे नीचे आते गया और सीजन 11 बहुत ही ज्यादा खराब हो गया। कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था। सॉरी फील होता है कि पॉइंट्स टेबल में सबसे नीचे आ गए थे, 22 में से सिर्फ 2 मैच जीते थे सीजन 11 में। तो बहुत शॉकिंग था ये, और शायद हो सकता है कि ये रणधीर को मतलब सहन नहीं कर पाया और उन्होंने इस्तीफा दे दी। जी गौतमी, पिछला सीजन बेंगलुरु बुल्स के लिए राजू सर ने जैसे सम अप किया है, आपसे भी सुनना चाहेंगे हम, सीजन 11 से 12 में अगर आना है, बेंगलुरु बुल्स को बेहतर करना है, चीज़ें तो बदल ही रहे हैं, वो क्या बदलना होगा आपके हिसाब से? ऑलरेडी बदलाव आ चुके हैं टीम में। तो बेसिक चेंज ये है कि बीसी रमेश कोच होंगे और बीसी रमेश ने टीम भी उस तरह से सेट करना शुरू किए हैं। अगर हम टीम का सिलेक्शन देखें, एक बेंगलुरु बुल्स की इतने सालों से अगर रणधीर सिंह सहरावत कोच रह चुके हैं, तो रणधीर सिंह सहरावत की एक आदत है कि वो एक कोच पे, एक रेडर पे डिपेंड, एक किसी रेडर को मेन रेडर बना के उसके इर्द गिर्द पूरे टीम को खड़ी करना। तो वो हिसाब से बुल्स में भी इतने साल होता आया था। लास्ट ईयर अगर देखें तो प्रदीप नरवाल पे भरोसा किया था, लेकिन प्रदीप अपने उस भरोसे पे खरे नहीं उतरे और पूरी टीम ही फिर नीचे आ गई, सिर्फ 2 मैच जीत पाए। इस साल उन्होंने रेडर्स में तो वेरिएशन लिए हैं और डिफेंस में भी तो बदलाव तो लाए हैं बुल्स ने इस साल। बिल्कुल बदलाव लाए हैं। पूछेंगे राजू सर से, सर इस साल की टीम कॉम्पोजिशन क्या आपके लिए कोई उम्मीद जगाती है? स्टार्टिंग 7 को कैसे देखते हैं आप? टीम का मेन रेडर है आकाश शिंदे, जो अब तक पुनेरी पल्टन के लिए खेलता था, इंडियन टीम में खेल चुका है। असलम का वो जोड़ीदार था, दोनों ने मिलके इंडिया को गोल्ड मेडल जिताया था, पुनेरी पल्टन को जीत दिलाई थी। अब वो जोड़ी टूट गई है, तो आकाश शिंदे के ऊपर बहुत ज्यादा जिम्मेदारी है कि वो वही परफॉर्मेंस कंटिन्यू रखे। मेन वो है उसके इर्द गिर्द घूमेगी। डिफेंस में लेफ्ट कॉर्नर पे अंकुश राठी शायद हो सकता है, लेफ्ट कवर में धीरज है। गौतमी, स्टार्टिंग 7 टीम कॉम्पोजिशन? योगेश दहिया तो राइट कॉर्नर पे रहेंगे और लेफ्ट कॉर्नर अंकुश राठी रहेंगे। राइट कवर पे 2 ऑप्शन है, संजय धुल और लकी। लकी को तो टीम ने रिटेन किया हुआ है, लेकिन संजय धुल भी अच्छे फॉर्म में है, तो कोच के पास चॉइस है। लेफ्ट कवर पे धीरज जो कि अच्छे फॉर्म में है वो दिख सकते हैं, लेकिन शुभम रहाटे एक अच्छा चॉइस है जो कि महाराष्ट्र से है। तो लेफ्ट कवर में भी कोच के पास 2 ऑप्शंस अवेलेबल हैं और 2 ईरानियन ऑलराउंडर्स हैं, तो कोच के पास वो लिबर्टी है कि ऑलराउंडर को वो कैसे यूज़ करना चाहते हैं एज अ रेडर और डिफेंडर। अली मिर्ज़ाइन और अहमद असगारी, तो इन 2 ऑलराउंडर्स को प्रॉपरली अगर यूज़ करें तो ये टीम के लिए फ़ायदेमंद हो सकता है। अगर रेडिंग में कहें तो आकाश शिंदे पे ज़्यादा डिपेंडेंसी रहेगी, पर मुझे नहीं लगता कि आकाश इतने भरोसेमंद रेडर है कि जो हर मैच खुद से निकाल पाते हैं। लेकिन ये उनके लिए अपॉर्चुनिटी भी होगी कि जैसे पवन सहरावत को हम कह सकते हैं कि हाँ, ये अकेला बंदा पूरी मैच निकाल लेगा, तो आकाश के पास अभी अपॉर्चुनिटी है खुद को प्रूव करने की। राजू सर, बात करनी होगी हमें बेंगलुरु बुल्स के कोच की, क्योंकि हम सबकी निगाहें होंगी उन पर, खास करके पिछला सीजन जिस तरीके का रहा था। आपकी नज़र में व्हाट मेक्स कोच रमेश यूनिक क्यों है वो? यूनिकनेस ये है कि बहुत ऐसे कम कोच है प्रो कबड्डी की हिस्ट्री में कि उन्होंने 2 अलग अलग फ्रेंचाइजीज को ट्रॉफी दिलाई है। मतलब उनके कोचिंग के अंडर पुनेरी पल्टन ने भी ट्रॉफी जीती है, बंगाल वॉरियर्स ने भी ट्रॉफी जीती है। अगर आप बात करते हैं बंगाल वॉरियर्स के ट्रॉफी की,
उनका मेन रेडर जो था मनिंदर, वो फाइनल में मौजूद नहीं था, फिर भी उन्होंने वो फाइनल को जीता था। तो बहुत बढ़िया मैच को एनालिसिस करता है, उसके पास अपने स्ट्रेंथ और वीकनेसेस की बहुत अच्छी जानकारी है, किसको कौन से वक्त उतारना है मैट पे, सब्स्टिट्यूशन का अच्छा नॉलेज है, अच्छा मतलब वो जानकारी रखते हैं। उससे ज्यादा अच्छा है कि एक प्लेयर्स में कॉन्फिडेंस पैदा करने का उसका जो मतलब उनकी क्वालिटी है, वो क्वालिटी मुझे लगती है कि वो प्लेयर को एक कोहेसिव यूनिट बना देती है। हर एक प्लेयर को वो कॉन्फिडेंस देता है कि तुम्हें ये है और तुम ये कर सकते हो, टीम साथ में मिलके करो और रिजल्ट मिल जाता है। तो ये मुझे लगता है कि मतलब बहुत बड़ी स्ट्रेंथ होगी बेंगलुरु बुल्स के लिए कि इस बार उनके साथ पीसी रमेश जुड़ा है, लोकल है, और एक एडवांटेज। तो ये थी बात बेंगलुरु बुल्स की, उनके कोच की। राजू सर, हमने प्रॉमिस किया था हमारे सभी दर्शकों से कि बात कबड्डी की में हर एपिसोड में हम उन्हें किसी कहानी या किसी किस्से के बीच ले जाएंगे। तो बताइए सर, आज आपके पिटारे में क्या है, कौन सी कहानी है? एक 1985 की मैं साउथ एशियन गेम्स की बात करना चाहूंगा यहाँ पर, जब पहली बार कबड्डी इंटरनेशनल बनी। ऑफिशियली इंटरनेशनल कंपटीशन में कबड्डी को इंक्लूड किया गया एज ए मेडल स्पोर्ट। 1985 सेकेंड साउथ एशियन गेम्स जो ढाका में हुए थे, मैं उस टीम का हिस्सा था और जाहिर है कि हमने वो आराम से गोल्ड मेडल जीता था। लेकिन वो कहीं कबड्डी के हिस्ट्री में एक ऐसी जगह पे हम याद रह गई है कि जो सुनते थे, जो बड़े बड़े प्लेयर से हम के मतलब उनके चरित्र में लिखा हुआ रहता था कि ऐसे टूर्नामेंट में तिरंगा फहराया जाता है जब कोई टीम जीतती है जिस कंट्री की। और वो पहली बार एक्सपीरियंस हुआ ढाका में 1985। बहुत पुरानी बात है और मतलब वो रोंगटे खड़े करने वाला पूरा माहौल था। कबड्डी की वजह से पहली बार इंडियन ट्राई कलर फहराया गया था साउथ एशियन गेम्स, सेकेंड साउथ एशियन गेम्स ढाका में, और वो यादगार लम्हा था जो आज तक मैं भूल नहीं पाया। अब आपसे विदा लेने का वक्त हो चला है, फिर मुलाकात होगी आपसे इसी प्लेटफॉर्म पर बात कबड्डी की में। आप हमें सवाल भेज सकते हैं। राजू सर और गौतमी जो हमारे इन हाउस एक्सपर्ट्स हैं, बिल्कुल ज़्यादा से ज़्यादा सवालों का जवाब देने की कोशिश रहेगी। लेकिन जाने से पहले हम आपको छोड़े जाते हैं कुछ ऐसे तस्वीरों के साथ जो आईना है इस बात का कि कबड्डी सिर्फ एक खेल ही नहीं, भारतीय समाज का एक अटूट हिस्सा है।